हुकूमतें जितने ज़्यादा टैक्सेस लगाती हैं वो उससे टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन तो बढ़ती है, लेकिन दो और सवाल खड़े हो जाते हैं। एक ये कि ज़्यादा टैक्स लगाने से ग्रोथ इकोनॉमी में कम होती है। अब ग्रोथ की भी एक इलेक्टोरल रेलेवेंस है, क्योंकि एक ही नंबर है जीडीपी ग्रोथ का जो बार बार कोट होता है, बार बार साइट होता है। एक तो अच्छी चीज ये है कि सैलरीड क्लास को उसमें नजर आया कि रिलीफ मिला, और बहुत अरसे से जो एग्रीकल्चर टैक्स की पाकिस्तान में बात हो रही थी उसके बारे में एटलीस्ट एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है। इस बजट की खामी क्या लगती है सबसे बड़ी? खामी यही है कि हम नए टैक्सेस लगा रहे हैं और नई ब्रॉड क्लासेस पे। हाँ, अब उस टैक्स की कॉम्पोजिशन हमने थोड़ी सी बेहतर करने की कोशिश की है कि उसका सारा इंसिडेंट सैलरी क्लास पे ना हो। पाकिस्तान में आईएमएफ के अराउंड बहुत ज़्यादा सियासत होती है। पीटीआई के दौर में उसको पीटीआईएमएफ कहा जाता था। अब तो लोग ये भी बातें करते हैं कि भाई ये बजट बना, डॉक्यूमेंट भी आईएमएफ वाले खुद लिखते हैं और वो इनको दे देते हैं, जो कि बात दुरुस्त बाय द वे नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत ने या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी पावर लूज किया और आईएमएफ ने इस बारगेन में अपनी पावर गेन किया। पिछले चार आज इस नहज पे पहुंचे हैं कि ग्रेजुअली हमने बहुत सारी चीजें इस मईशत में ऐसी कर दी हैं जो कि आईएमएफ चाहती है कि ऐसी हों। कर्जों को अदा कर रहे हैं, इस वजह से सूद में कमी नहीं आई। सूद में कमी इसलिए आई है कि पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में अप्रैल 2000 गालिबन या मई 2024 से लेके अब तक पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट्स के अंदर एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। पिछले साल जो हर मिनिस्ट्री का या हर सेक्टर को आपने एक बजट एलोकेट किया तो उसी एलोकेशन में आप 2% 4%, इसको इंक्रीमेंटल बजटिंग कहते हैं, इंक्रीमेंट डाल देते हो और वो अगले साल का बजट सही है। पेट्रोल की प्राइसेस जब मुल्क में बढ़ती हैं तो वो खुद तो उस कम कीमत पे खरीदा होता है, तो फिर अवाम पे क्यों इंप्लीमेंट किया जाता है? अगर इंटरनेशनल मंडी में आज कीमत 100 से 105 बैरल पे गई है जी, तो उसी डॉलर 105 को रुपये में कन्वर्ट करके वैसे ही बेचना पड़ेगा, वैसे ही बेचना पड़ेगा। जखीरा पड़ा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क जैसे भी खरीदा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मोहसिन शहजाद मुग़ल और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। दोस्तों, 2026 और 27 के सेशन का जो बजट है वो पेश हो चुका है, आपको पता है। तो मौजू ज़ेरे बहस है, तो इस पर हम बात ना करें ये भी ज़्यादती है। तो इस पर बात करने के लिए फिर वो हमारे पास जो है वो मईशत का हमारे को गेस्ट भी होना चाहिए। तो इसके लिए आज हमने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो यंग इकोनॉमिस्ट भी हैं, इकोनॉमी को पढ़ाते भी हैं, अमेरिका में पीएचडी भी इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, बल्कि अब तो हो चुकी है, अब तो इनको हम डॉक्टर भी कह सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी रहे हैं, सीएसपी हैं जनाब असद एजाज भट्ट साहब। थैंक यू। आपको अब डॉक्टर कह सकते हैं, पीएचडी तो हो गई है। जी जी जी, ठीक, डॉक्टर असद एजाज भट्ट साहब। अच्छा भट्ट साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि जो बजट पेश किया गया है, क्या ये वाकई को ग्रोथ बजट लगता है आपको या सिर्फ ये अकाउंटिंग एक्सरसाइज ही है? देखिए, बुनियादी तौर पे तो अकाउंटिंग एक्सरसाइज ही होती है, लेकिन उसमें एक कैवियाट है कि उन केसेस में अकाउंटिंग एक्सरसाइज नहीं होती जब पिछले सालों के बजट से आप फ्रॉम अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव कोई मेजर चेंजेस प्रपोज करें बजट में। और जब पॉलिसी की बात आती है मोहसिन साहब, तो मैं एक बात बताता चलूं कि उसमें 2 तरह की पॉलिसीज हैं बजट में, और बजट की 2 ही साइड्स होती है। हुकूमत टैक्सेस की मद में बुनियादी तौर पे कितने पैसे इकट्ठे करेगी जी, और फिर हुकूमत किन किन सेक्टर्स को कितना रिलीफ देगी या किन किन सेक्टर्स में कितनी स्पेंडिंग होगी, यानी जो बजट की एक्सपेंडिचर साइड है। तो एक तरफ तो है सरकार की टैक्स पॉलिसी, हाँ जी, और दूसरी तरफ है सरकार की एक्सपेंडिचर पॉलिसी। अब बजट में एक बड़ा चीज गवर्नमेंट ने ये देखनी होती है कि अगर वो टैक्सेस लगाती है, जैसे पाकिस्तान के केस में है, क्योंकि उसने कोशिश करनी होती है कि हम उतना टैक्स भी इकट्ठा करें, उतना बड़ा टैक्स इकट्ठा करें। हमारे जैसे मुल्कों में जहां वैसे भी एक गवर्नमेंट्स की एक इलेक्टोरल रेलेवेंस है स्पेंडिंग की, तो उस तरह की मईशतों में ये होता है कि सरकारें स्पेंड करना चाहती हैं, उनकी आमदन कम है, लेकिन वो बहुत बड़ा डेफिसिट भी रन नहीं करना चाहती, क्योंकि फिर जितना बड़ा डेफिसिट होगा उतने ही ज़्यादा हुकूमतों को कर्जे लेने पड़ेंगे। सही है। लेकिन एक अहम बात यह भी है कि हुकूमतें जितने ज़्यादा टैक्सेस लगाती हैं वो उससे टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन तो बढ़ती है, लेकिन 2 और सवाल खड़े हो जाते हैं। एक ये कि ज़्यादा टैक्स लगाने से ग्रोथ इकोनॉमी में कम होती है। अब ग्रोथ की भी एक इलेक्टोरल रेलेवेंस है, क्योंकि एक ही नंबर है जीडीपी ग्रोथ का जो बार बार कोट होता है, बार बार साइट होता है। इस साल आई थिंक 2.7% ग्रोथ रिपोर्ट की है पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में। अगले साल के लिए शायद ये 4.2% टारगेट कर रहे हैं। तो बजट जो बनाया गया है वो इस नज़रिए से बनाया गया है, यानी कि टैक्स पॉलिसी को इस नज़रिए से तश्कील दिया गया है, या एक्सपेंडिचर साइड कि हम कितना पैसा सरकार खर्चेगी, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द बजट को भी इस तरीके से अरेंज किया गया है कि हम उस 4.2%
जीडीपी ग्रोथ के टारगेट को अचीव कर लें। सही है। तो अब जितना हुकूमतें ज़्यादा टैक्स लगाती है मोहसिन साहब, उससे होता ये है कि पीपल देन हैव लेस डिस्पोजेबल इनकम और लेस मनी इन देयर हैंड। अगर आप 100 रुपये कमाते हैं, उसमें से 40 रुपये सरकार ले जाती है और आपके पास सिर्फ 60 रुपये बचते हैं, तो फिर मईशत में वो आसान अल्फाज में अगर मैं समझाऊं तो वो 60 रुपये घूमेंगे, क्योंकि वो 60 रुपये हैंड्स चेंज करेंगे। सही है। यानी वो 60 रुपये से मैं या आप, जिसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, वो इनकम है जो हम स्पेंड करेंगे, जिससे हम बाइंग करेंगे, मैं अपने घर के बिल्स पे करूंगा, मैं खाना खाऊंगा वगैरह वगैरह, और उसी में से मैं कुछ हिस्सा पोर्शन सेव कर लूंगा जो मैं फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकता हूं। ये सिंपल इकोनॉमिक्स है। तो अगर सरकार वो 40 को 45 कर देती है तो हमारे हाथ में 55 रुपये रह जाएंगे स्पेंड करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए वगैरह वगैरह, और फिर उसी तरह ही ग्रोथ कम होती जाएगी जैसे जैसे टैक्स बढ़ते जाते हैं। अब पाकिस्तान में वैसे तो आम तासुर ये है कि बहुत सारे पिछले बहुत सालों में मोहसिन भाई, हुकूमत ने टैक्सेस लगाए सिर्फ सैलरीड क्लास पे, जो कि बहुत ज्यादा, जिसके बारे में बल्कि मेरा सवाल भी था ये कि क्या पाकिस्तान में सबसे सैलरी वाले जी टैक्स दे रहे हैं लोग या बिजनेसमैन दे रहे हैं? जी, मैं इस पे आता हूँ। हुकूमत ने सैलरीड क्लास पे टैक्स लगाई, ये आम तासुर है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो चीज ये है कि आप एक स्पेसिफिक क्लास के ऊपर टैक्स रेट बढ़ाते जाओ। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में सब क्लासेस के ऊपर ही टैक्स रेट बढ़ते गए हैं, और इफेक्टिवली अगर कोई भी इंसान टैक्स पे करना चाहता है तो पाकिस्तान में अब टैक्सेस, इफेक्टिव टैक्स रेट उतना ही है शायद जितना किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंदर हो, जहां दुनिया की बेस्ट सोशल सर्विसेज गवर्नमेंट, फलाही रियासतें, सारा निजाम, जी, वेलफेयर स्टेट्स या फलाही रियासतें, बिल्कुल। सैलरीड क्लास पे टैक्स है। ये पहला बजट है जिसमें सैलरीड क्लास को रिलीफ दिया गया, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी रिलीफ दिया गया, लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर अब सरकार प्रोविंशियल लेवल के ऊपर टैक्सेस लगाने की इस बजट के अंदर बात की गई है। तो यहां से एक बहुत बड़ा पॉलिसी प्रायोरिटी का हमें शिफ्ट नजर आता है, जो कि वेलकम चेंज है इस बजट के अंदर, एक अच्छी चीज है। ये इसकी आप खूबी बजट की बताएं तो यही है, बजट की बड़ी खूबी यही है। ठीक है। दूसरी खूबी अगर मैं पूरे बजट में से सोचूं, ऑफ कोर्स आप नेचुरली आप बजट की जब बात करते हैं तो वो इतना फैला हुआ डॉक्यूमेंट है कि आप बैक वक्त 40-45 फेडरल वजारतें और फिर 40-45 डिफरेंट सेक्टर्स की बात कर रहे हैं जी। तो उसमें हम चीदा बातें कर सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ बुरी है, पर अगर मैं थोड़ा हायर लेवल ऑन द सरफेस बात करूं तो एक तो अच्छी चीज़ ये है कि सैलरीड क्लास को इसमें नज़र आया कि रिलीफ मिला, और बहुत अरसे से जो एग्रीकल्चर टैक्स की पाकिस्तान में बात हो रही थी उसके बारे में एटलीस्ट एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है। उसकी एग्जीक्यूशन कितनी अच्छी होती है, दैट इज़ येट टू बी सीन। दूसरी अच्छी चीज़ बजट में यह है, और शायद हम इसके बारे में बात भी करेंगे, वो यही है कि कोई 3-4% के अराउंड इंटरेस्ट पेमेंट्स जो पाकिस्तान देता है वो अपने डेट पे या कर्जे के ऊपर, उसमें बतदरीज बढ़ोतरी होती गई थी पिछले सालों में, लेकिन ये पहला साल है जिसके अंदर उसमें थोड़ी सी कमी देखने में आई है, मार्जिनली सो, पर वो कमी देखने में आई है। अच्छा, अगर अब खामी पे आ जाएं, इस बजट की खामी क्या लगती है सबसे बड़ी? खूबियां तो 2-3 आपने बता दी हैं। खामी देखें, खामी यही है कि हम नए टैक्सेस लगा रहे हैं और नई ब्रॉड क्लासेस पे। हाँ, अब उस टैक्स की कॉम्पोजिशन हमने थोड़ी सी बेहतर करने की कोशिश की है कि उसका सारा इंसिडेंट सैलरीड क्लास पे ना हो। सही है। बट एट द एंड ऑफ द डे ये पाकिस्तानी जो बजट है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम ऑन द एक्सपेंडिचर साइड हमने IMF के कहने पे इस दफा एक ऑस्टेरिटी की है, या खर्चे थोड़े से हमने IMF की मर्जी का बजट बनाया गया है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और देखिए मोहसिन भाई, बात ये है कि IMF की मर्जी का बजट खाली बजट नहीं, बजट एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है बुनियादी तौर पे। तो हमारी स्टेट की इस वक्त सब पॉलिसी जो है इट इज कैप्चर्ड बाय द इमेजिनेशन ऑफ द IMF, और उसकी वजह यही है कि हम एक एक्टिव IMF प्रोग्राम में है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता चलूं कि पाकिस्तान में IMF के अराउंड बहुत ज्यादा सियासत होती है। शायद अगर आप IMF के लोगों से बात करें तो वो आपको ये बात बताएंगे कि उनके जितने और मुल्कों में प्रोग्राम्स हैं, कहीं पे IMF का प्रोग्राम उतना पॉलिटिसाइज्ड नहीं है जितना पाकिस्तान में है। यानी आपको याद होगा कि PTI के दौर में उसको PT IMF कहा जाता था। फिर इस दौर में तो वो इल्ज़ामात
ऑपोजिशन की तरफ से इस गवर्नमेंट पे और लगाए गए कि भाई ये तो बजट IMF की मर्जी से बनाना एक बात, जैसे आपने पूछा। जी। अब तो लोग ये भी बातें करते हैं कि भाई ये बजट बना, डॉक्यूमेंट भी IMF वाले खुद लिखते हैं और वो इनको दे देते हैं, जो कि बात दुरुस्त बाय द वे नहीं है। मैंने काफ़ी अरसा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सर्व किया है, तो मैं ये बात जानता हूँ कि दैट इज़ नॉट ट्रू। लेकिन मोहसिन भाई, मैं एक थोड़ा सा पीछे आपको अगर ले जाऊँ कि देखें, ये वो पाकिस्तान है जो दिसंबर 2022 में डिफ़ॉल्ट कर रहा था। मैं उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम करता था जी। और हमारे बैरूनी कर्जे के ये हालात थे कि हमने $1 बिलियन की बॉन्ड की पेमेंट करनी थी और हमें लगता था कि बड़ा फिर शोर शराबा भी था, ये हम दिसंबर 2022 में अगर वो पेमेंट कर देते तो पाकिस्तान शायद डिफॉल्ट कर जाता, और उस वक्त पेमेंट हमने की, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं किया, लेकिन खदशा बहरहाल यही था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। 2022 के दिसंबर से लेके आज मिड ऑफ 2026, 3.5 सालों में पाकिस्तान हैज कम अ लॉन्ग वे। मतलब डिफॉल्ट करने का कोई खतरा तो नहीं रहा अब तो डिफॉल्ट करने का खतरा तो बहुत पीछे रह गया ना। तो देखें, हम $20 बिलियन के आसपास लगभग हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। देखें, पाकिस्तान उस वक्त भी और अब भी जो हमारे खतरात हमें लाहक हैं मईशत को, उनका ताल्लुक हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी से नहीं है, उनका ताल्लुक एक्सटर्नल शॉक से है। हमारे पास जितने महंगाई के रीसेंट राउंड्स आए हैं वो एक कमोडिटी सुपर साइकिल की वजह से आए हैं, यानी कि इंटरनेशनल मंडियों में कमोडिटीज़ की प्राइसेस ओवरनाइट या चंद दिनों में इतनी ऊपर चली जाएं कि जो नेट इंपोर्टिंग इकोनॉमीज़ हैं उनके अंदर एक फाइनेंशियल क्राइसिस या एक इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद 2022 में आया। और एक एक्सटर्नल थ्रेट इस वक्त लूमिंग है पाकिस्तान पे, वो यही है कि अगर ये जंग जो ईरान इसराइल वॉर, उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती हैं, तो फिर हम, जो कि ऑफ कोर्स ऊपर जा भी चुकी है जी, तो हम कैसे सस्टेन करेंगे, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बल्कि सबसे लार्जेस्ट हिस्सा जो है वो एनर्जी या ऑयल इंपोर्ट्स का है। सही है। अच्छा बात साहब, इसमें एक सवाल अगर मैं ऐड कर लूँ, अब जिक्र चूँकि हो गया हुआ है, ये वार का भी जिक्र हो गया, पेट्रोल प्राइसेस का भी जिक्र हो गया, तो अब एक हमारी आवाम के दिल में एक सवाल, बड़ा अजीब सा सवाल ये है कि जी अता तारर साहब आगे बताते हैं कि हमारे पास 45 दिन का ऑयल का ज़ख़ीरा है पेट्रोल का। तो जब 45 दिन का ज़ख़ीरा है वो तो पुराने रेट पे ख़रीद के रखा होगा ना, लेकिन अचानक ये 150 रुपये कीमत भी बढ़ा देते हैं, 45 दिन का ज़ख़ीरा भी मौजूद है, तो पेट्रोल की प्राइसेस जब मुल्क में बढ़ती हैं तो वो खुद तो उस कम कीमत पे ख़रीदा होता है, तो फिर आवाम पे क्यों इम्प्लीमेंट किया जाता है? तो पेट्रोल की प्राइसेस कैसे ऊपर जाती हैं, इसको तो ज़रा क्लियर कीजिएगा। देखिए, पेट्रोल की जो प्राइस है वो एग्जैक्ट एज इट इज़, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट उसमें एक सब्सिडी प्रोवाइड करती है जी, लेकिन उसको हम एक कहते हैं पास थ्रू रेट, तो वो पास थ्रू है। अगर इंटरनेशनल मंडी में आज कीमत 100 से 105 बैरल पे गई है जी, तो उसी $105 को रुपये में कन्वर्ट करके वैसे ही बेचना पड़ेगा, ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क जैसे भी खरीदा था कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान के, उसको हम स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स कहते हैं, कि इस वक्त कितने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स होंगे। नेचुरली गवर्नमेंट मेंटेन करती है ना सिर्फ ऑयल, हर कमोडिटी के, जैसे वीट के भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स मेंटेन किए जाते हैं, इवन उन कमोडिटीज़ के भी किए जाते हैं जैसे वीट है या कॉटन है, जो पाकिस्तान अमूमी तौर पे एक्सपोर्ट करती है, स्पेशली वीट, क्योंकि वो एक एसेंशियल फूड कमोडिटी है। तो ऑयल के भी होंगे, ये बेहतर हुकूमत बता सकती है कि कितने दिन के रिजर्व्स हैं, या ये उन्होंने बताया था आगे तारर साहब ने 45 तो अगर उन्होंने कहा है तो आई वुड लाइक टू ट्रस्ट हिम, लेकिन बात यह है कि उसका ताल्लुक प्राइसेस से नहीं है, क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व है जो आपने बहुत बैड टाइम। आवाम को ये बात तो समझ नहीं आती, आवाम कहती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो हमें लूटती जा रही है, इन्होंने खुद 250 रुपये लीटर खरीदा था, हमें 400 लीटर में बेच रहे हैं, तो पर लीटर 150 रुपये बचा रहे हैं ये तो हालांकि आलमी मंडियों के हिसाब से इसकी चीज़ें नहीं, बल्कि बात इसके बरक्स है कि हुकूमत हिस्टोरिकली, जो कि सब एनर्जी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई फेज आउट करो सब्सिडी एनर्जी सेक्टर से, हुकूमत तो पैसे एनर्जी सेक्टर में सब्सिडाइज करती है। सही। हाँ, ये बात बहस पाकिस्तान में ज़रूर है कि जो सरकारी ऑयल की एनर्जी की सब्सिडी है, वो एनर्जी सेक्टर की सब्सिडी इवेंचुअली जाती किसके हाथ में है, ये एक ज़्यादा बड़ी बहस है। लेकिन अगर सरकार की, हम बड़ी डिटेल से भी बात हो सकती है, इसको हम जरा बजट पे वापस आ लेकिन अगर आम सी बस एक जुमले में बात करूं तो उसका मकसद बेसिकली यही है ना कि अगर हम बिजली की बात करें या इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो जो जितना बड़ा बिजली का कंज्यूमर है जी, वही उस सब्सिडी का उतना बड़ा बेनिफिशियरी है। अगर एक गरीब आदमी का बिल 150 या 100 यूनिट या
है ही उतना, तो सब्सिडी तो प्रोवाइड की जा रही है उस गरीब आदमी के लिए, लेकिन चूंकि उसका बिजली का बिल बहुत छोटा है, वो कम यूनिट कंज्यूम करता है, तो सरकार की बहुत थोड़ी सब्सिडी का से वो मुस्तफीद होता है। मुस्तफीद वो होगा जिसके घर का 3,000, 4,000, 5,000 यूनिट का बिजली का बिल है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो उस तरह की फैमिलीज नेचुरली ज्यादा उससे मुस्तफीद होती हैं। लेकिन ये जो इसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन की बहस है वो अलग है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि सरकार एक पास थ्रू रेट है, उस पर गवर्नमेंट ऑलरेडी सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। तो मैं ये बात जरूर कहूंगा कि गवर्नमेंट इससे प्रॉफिट नहीं कर रही, जैसे कि एक अक्सर तासुर। ठीक है, बट साहब बजट पे वापस आ जाते हैं। जी। मेरे ख्याल बजट को एक तो आपने यही कहा कि ये वाकई काउंटिंग एक्सरसाइज ही है, ये कोई ग्रोथ बजट नहीं है। या ओवरऑल आपने बात की है इस बजट पे खुसूसन बात की है, या ओवरऑल आपने सारे बजट्स पे किया कि ये बस डॉक्यूमेंटेशन ही है, इसका कोई ग्रोथ से ताल्लुक नहीं? देखिए, अमूमी तौर पे तो मैं उस पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा था कि अनलेस टैक्स पॉलिसी में कोई मेजर सब्सटैंशियल चेंज हो, ठीक है, जो कि मुझे इस बजट में नहीं नजर आया, सिवाय इसके नजर नहीं आता कि हमने सैलरी क्लास को रिलीफ कम किया और एग्रीकल्चर पे टैक्स किया। इसके अलावा मुझे टैक्स पॉलिसी के अंदर कोई चेंज नहीं नजर आता। हाँ, एक थोड़ा सा एक डिजिटल इकोनॉमी वाली बात भी हो रही है, FBR की डिजिटाइजेशन, एंड वो भी एक की IMF रिफॉर्म है, बाय द वे। IMF उसके बारे में बहुत सालों से बात कर रही है। तो उसके अलावा मुझे पॉलिसी प्रायोरिटी के हवाले से बजट के अंदर कोई बड़ा मैसिव रिफॉर्म नजर नहीं आता। ठीक है, अगर आप पॉलिसी शिफ्ट नहीं हो रहा, सही है, किसी भी बजट में, तो देन इट बिकम्स एन अकाउंटिंग एक्सरसाइज कि आप एसेंशियली ये एक बजट का तरीका क्या है? बजट का सिंपल तरीका ये है, जिसको हम इंक्रीमेंटल बजटिंग कहते हैं, कि आप पिछले सालों के नंबर उठाते हो हर सेक्टर के, और उसमें 2%, 4%, 5%, डिपेंडिंग कि उस साल इन्फ्लेशन कितनी हुई है या महंगाई कितनी हुई है इकोनॉमी में, आप पिछले साल जो हर मिनिस्ट्री का या हर सेक्टर को आपने एक बजट एलोकेट किया, तो उसी एलोकेशन में आप 2%, 4%, इसको इंक्रीमेंटल बजटिंग कहते हैं, इंक्रीमेंट डाल देते हो और वो अगले साल का बजट बन जाता है। सो देन इट बिकम्स एन अकाउंटिंग एक्सरसाइज। तो एक्सपेंडिचर साइड पे तो मुझे कोई मेजर शिफ्ट्स नजर नहीं आ रहे। हाँ, ये बात की जा रही है कि सब्सिडी पॉलिसी में कोई बड़ी चीज नजर आएगी, पॉलिसी में कोई इतना बड़ा कोई मैसिव चेंज है कि आपको लगे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ग्रेजुअली पिछले 4-5 सालों में, स्पेशली 2022 के कॉन्टेक्स्ट की तरफ मैं इसीलिए गया था कि 22 में हमारा IMF के साथ ट्रस्ट बहुत इरोड हो चुका था। इसलिए आपको याद होगा कि पाकिस्तान में 6 महीने ये सियासत होती रही कि वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन किए बगैर वापस चले गए, एग्रीमेंट साइन होगा कि नहीं होगा, लोग उसकी पेशन गोइयां करते थे। अब ये हुआ कि IMF से ट्रस्ट इतना अच्छा हो चुका है अब कि फौरन आपके स्टाफ लेवल एग्रीमेंट्स भी होते हैं, आपके रिव्यू IMF के प्रोग्राम रिव्यूज भी फौरन होते हैं। अब तो कहते हैं ये एग्रीमेंट्स बन के ही वहां से आते हैं, उनकी मर्जी से क्या बनते ही वहां से तो ये तो असू ठीक है। नहीं, IMF के साथ जो एग्रीमेंट है वो तो माजी में भी IMF की मंशा और मर्जी से ही बनता है, क्योंकि वो IMF की एक तरह से आपकी मईशत को ऑफर होती है। हाँ जी, कि आप ये ऐसे चलाएंगे तो ऐसे होगा, ऐसे चलाएंगे तो ऐसे होगा, और फिर हम इतने पैसे दे देंगे। ठीक है, तो आपके पास हाँ कुछ चीज़ों के ऊपर लीवे होता है। ये बहस की जा सकती है कि वो लेवरेज जो माजी में आपके पास थी, कि आप अगर IMF अपने प्रोग्राम में 21 कंडीशनैलिटीज लाता था और पाकिस्तान 7 अपनी मनवा लेता था और 14 उनकी मान लेता था, तो अब शायद पाकिस्तान 3 अपनी मनवाता है और 18 उनकी मान लेता है। इस लेवल पे एक सतही मुझे लगता है एक बहस जरूर हो सकती है कि हाँ, शायद पाकिस्तानी हुकूमत ने या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी पावर लूज किया और IMF ने इस बारगेन में अपनी पावर गेन किया पिछले चंद सालों में। ये बहस हो सकती है, पर बुनियादी तौर पे मुझे लगता है कि अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये मैं बड़े वसूख से मोहसिन साहब बात कर रहा हूँ कि 2022 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद और उससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोविड भी आया था दुनिया में। जी बिल्कुल। और उसके बाद अब ये तीसरा शॉक, ग्लोबल इकोनॉमी को इतने बड़े शॉक्स लगे हैं पिछले 6 सालों में सिंस कोविड और फिर ये ईरान इजराइल वार। एग्जैक्टली कि पूरी दुनिया में डेवलपिंग वर्ल्ड या जो गरीब ममालिक हैं उनमें जो बैरूनी कर्जों का ये जो क्राइसिस है, क्योंकि सबको कर्जे लेने पड़े, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ा, क्योंकि सारी मईशतें मुश्किल में थी। जितनी नेट इंपोर्टिंग इकोनॉमीज हैं, बिल्कुल आसान सी बात है, एक मुल्क के पास रिजर्व्स थे, वो 100 बिलियन की चीज़ें इंपोर्ट करता था, अब वो उतना ही इंपोर्ट करता है, लेकिन वो 100 बिलियन की चीज़ें जैसे ऑयल है वो 120 का हो गया, तो ऊपर के 20 उसको कर्जा लेना पड़ा, उसको IMF के पास जाना पड़ा। और उसमें अगर IMF के पास अगर 25 मुल्क थे पूरी दुनिया में,
तो एकदम 40 हो गए, 45 हो गए, 50 हो गए 2022 में. तो there was more demand for the IMF डॉलर ग्लोबली. तो उसमें क्या हुआ कि उन सब मुल्कों ने IMF के अगेंस्ट पावर लूज की, क्योंकि IMF ने उन सब मुल्कों में कहा कि भाई हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है देने को, तो तुम अगर ये 20 चीज़ें मानते हो तो हम दे देंगे, वरना मुल्क बहुत हैं ये पैसा लेने के लिए, क्योंकि सारे मुल्क ही उस क्राइसिस में को यकसर फेस कर रहे थे. सही है. तो उसमें मोहसिन साहब फिर ये हुआ कि IMF ने ना सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट, बट मेरा इस पे तज्जिया ये कि ग्लोबली IMF ने बहुत पावर गेन की पिछले कुछ सालों में, पिछले 4 साल पोस्ट कोविड आप कह सकते हैं. तो उसमें पाकिस्तान में भी वो यकसर ताकतवर होते गए. में पहले ताकतवर था, ज़ाहिर है पूरी दुनिया में मजीद हुआ, तो यहाँ पे मजीद ताकतवर हो गया, मजीद ताकतवर हो गया. लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि ये अगर आप कहें, जो आपने सवाल पूछा कि क्या ये तासुर दुरुस्त है कि IMF सही बन के आते हैं, तो उसमें ये हुआ है कि ये इस साल नहीं हुआ या ये पिछले 2-4 साल में नहीं हुआ. IMF पावरफुल होता गया पाकिस्तान में, और पिछले 4-5 सालों में ग्रेजुअली 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 रिफॉर्म्स डिफरेंट सेक्टर्स में करते करते हम आज इस नहज पे पहुंचे हैं कि ग्रेजुअली हमने बहुत सारी चीज़ें इस मईशत में ऐसी कर दी हैं जो कि IMF चाहती है कि ऐसी हों, और आने वाले सालों में भी बतदरीज हम उसकी तरफ जाते जाएंगे. हाँ, ये एक अलग बहस है कि क्या इस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे जिस पे हमारा मुल्क इस वक्त है, इसमें हमें IMF की बातें माननी चाहिए थी, क्योंकि IMF हमेशा एक चीज़ कहती है जिसको आप कहते हैं स्टेबलाइजेशन, कि अपने एक्सटर्नल अकाउंट रिजर्व्स को स्टेबलाइज करो, ग्रोथ को अभी चेज ना करो, क्योंकि जब हम जितनी ग्रोथ चेज करते हैं उतने ही हमारे खसारे बढ़ते जाते हैं. तो IMF, ये बहस ज़रूर हो सकती है कि इस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे हमें ग्रोथ को सेक्रीफाइस करके क्या सिर्फ स्टेबलाइजेशन को चेज करना चाहिए था, जो IMF कहती है, या हमें जो मुस्लिम लीग की माजी में पॉलिसी रही है कि वो स्टेबलाइजेशन के ट्रैक से डीरेल होते हैं और बार बार बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं इकोनॉमी में, पुल बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, उससे ग्रोथ आती है. ग्रोथ का नंबर कोट होता है मीडिया में हर जगह के, देखे जी 6%, 7% GDP में ग्रोथ आई. तो ये पहली बल्कि मुस्लिम लीग की हुकूमत है जिसमें ऐसा नहीं किया गया, और पिछले 3-4 सालों से ऐसा नहीं किया गया. उसकी वजूहात सियासी आप जानते हैं. बिल्कुल ठीक है. बात साहब, बजट पे वापस आ जाते हैं जी. बजट का सबसे मेन हिस्सा जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी पाकिस्तान की मईशत की तबाही की वजह भी है, 187 खरब रुपए का बजट पेश किया गया. उसमें से 82 खरब, मतलब 82 खरब जो है वो सूद की अदायगियों में जा रहा है. यानी आपके बजट के 45% बन जाता है, 47% हिस्सा आपके पूरे मुल्क के बजट का आपकी सूद की अदायगियों में जा रहा है जी. तो ये जो सूद की अदायगियां हैं ये इस कदर कैसे बढ़ गई हैं, इस पे जरा रोशनी डालें जी. एक तो मैं इसमें मोहसिन भाई ये बात क्लैरिफाई करता जाऊं कि ये सारा बैरूनी कर्जा या बैरूनी कर्जे के ऊपर सूद नहीं है. अच्छा. ग्लोबली पूरी दुनिया में सरकारें अपने डोमेस्टिक सिटीजन्स को, रेजिडेंट्स को भी बॉन्ड इशू करती हैं, जैसे पाकिस्तान में भी होता है. वो बॉन्ड इशू होता है या बैरूनी बैंकों का कर्जा होता है, सॉरी अंदरूनी जो आपके बैंक्स हैं उनका कर्जा होता है, या अपने सिटीजन्स को आप बॉन्ड इशू करते हो. तो पाकिस्तान का लगभग, अगर मैं नंबर गलत कोट नहीं कर रहा, तो जो हमारे डेट का टोटल हुजम है, यानी कि कर्जे का टोटल हुजम है, एक्सटर्नल और डोमेस्टिक दोनों मिला के उसका तकरीबन 56% हिस्सा जो है वो डोमेस्टिक डेट है. डोमेस्टिक डेट यानी कि वो एक्सटर्नल डेट नहीं है. एक्सटर्नल डेट से मेरी क्या मुराद है? एक्सटर्नल डेट है उसके 3 हिस्से. पहला हिस्सा मल्टीलैटरल डेट. मल्टीलैटरल डेट वो है जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से आता है, जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये 3 सबसे बड़े मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन हैं जिनसे पाकिस्तान कर्जा लेता है. एक्सटर्नल डेट का एक हिस्सा. दूसरा है बायलैटरल डेट, जो हम फ्रेंडली कंट्री से डायरेक्टली लेते हैं, चाइना, सऊदी अरेबिया वगैरह वगैरह. तीसरा है, और अब जो गल्फ ममालिक हैं इनसे हमारा जो ज्यादा कर्जा है वो डेफर्ड, पैसे नहीं देते, उधार कर लेते हैं एक तरह से, और वो उधार ही एक तरह से हमारे ऊपर लोन होता है जो हमने बाद में फ्यूचर में चुकाना. बिल्कुल सही. तीसरा जो मोहसिन भाई इसका हिस्सा है वो कमर्शियल डेट है. ठीक है. अब ये सब मिला के लगभग, जिसके बारे में हर वक्त बात होती है कि पाकिस्तान कर्जई है जी पूरी दुनिया का, और हमने इतना सूद देना है और इतना कर्जा हम उठा चुके हैं, ये सारी जो गुफ्तगू है ये बुनियादी तौर पे 44% ऑफ योर टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट डेट है.
चूंकि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि 56% हिस्सा वो है जो कि डोमेस्टिक डेट है। अब जहां तक कर्जे की बात है, आप कर्जे के ऊपर सूद की बात जो आपने की, वो 52% से तकरीबन 47%, और इस बजट में मैंने शुरू में कहा कि एक अच्छी बात यह है कि ये इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ है। ये बाय द वे एक की IMF प्रोग्राम रिक्वायरमेंट है। IMF जब आती है तो उनका मिशन पहली बात ही ये करता है, मुझे याद है जब 2022 में ये आए तो इन्होंने उस वक्त कहा कि 40% है आपकी स्पेंडिंग का सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि सरकार अगर 100 रुपये पूरे मुल्क से, आपसे, मुझसे, हम पे 40% टैक्स लगा के इकट्ठा करती है और फिर सरकार फैसला करना चाहती है कि ये 100 रुपया कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में खर्च होगा, कहाँ कहाँ हमने सब्सिडी लेनी है, किस किस को कितने पैसे मिलेंगे, उस डिस्ट्रीब्यूटिव क्वेश्चन से पहले ही सरकार की जेब से 40 रुपए निकल चुके होते थे 2022 में, क्योंकि उस वक्त ये नंबर 40% सही है। ठीक है, यानी कि एक मुल्क ऐसा है जो 100 रुपए कमाता है टैक्स रेवेन्यू के मद में, उसमें से 40 वो पहले ही इंटरेस्ट पे कर देता है और फिर उसके पास 60 रुपए बचते हैं, जिसके ऊपर ये सारी लड़ाई है कि उस 60 का कितना हिस्सा डिफेंस पे लग गया और कितना हिस्सा यहां लग गया वहां लग गया और कितना हिस्सा सूबों को चला गया वगैरह वगैरह। तो वो 40 का नंबर फिर पिछले साल 2022 से 40% से 52% हमने, यानी कि हम जितना इकट्ठा कर रहे हैं पूरे मुल्क से रेवेन्यू, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा हम इस कर्जे के ऊपर सूद की मद में अदा कर देते। वो नंबर इस साल मार्जिनली रिड्यूस हुआ क्योंकि IMF, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, चाहती है कि वो नंबर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो। आई थिंक उसका ग्लोबल स्टैंडर्ड 20, 25, 30% होगा उन इंटरेस्ट पेमेंट्स का, जो कि पाकिस्तान में 52 पे चली गई थी, इस साल वापस 47% पे आया है। लेकिन उसके आने की वजह, फिर मैं एक बात कहूं, कोई बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज या पॉलिसी शिफ्ट नहीं है, या वजह यह भी नहीं है कि हम डेट को रिटायर कर रहे हैं, यानी कि हम कर्जों को अदा कर रहे हैं, इस वजह से सूद में कमी नहीं आई। सूद में कमी इसलिए आई है कि पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में, अप्रैल 2000 गालिबन या मई 2024 से लेके अब तक, पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट्स के अंदर एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। और चूंकि इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन इसलिए हुआ है कि इन्फ्लेशन डिक्लाइन हुई है। 2022 में जो 30-35% इन्फ्लेशन थी ईयर ओवर ईयर, वो पाकिस्तान में अब अंडर 10% है, सही है, यानी सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन है। तो उसकी वजह से हुकूमत ने इंटरेस्ट रेट्स कम किए। जब इंटरेस्ट कम होता है तो सरकार, स्टेट बैंक अपनी मर्जी से इंटरेस्ट रेट कम करती है। उसका स्टेट बैंक को खुद एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि हुकूमत ने जितने कर्जों की अदायगी करनी होती है, वो फिर कर्जे, आप पहले वो कर्जा 10% पे अदा कर रहे थे, लेट्स से अब इंटरेस्ट रेट 8% हो गया, तो आपने अब 8% पे अदा करना है। तो ये जो 52 से 47% पे सूद आया है, उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि हमारे कर्जे कम हो गए हैं या हमने कर्जे अदा कर दिए हैं। उसकी वजह यह है कि मईशत में इंटरेस्ट रेट, या जिसको हम शरह सूद कहते हैं, उसके अंदर कमी आई है, जिस वजह से थोड़ी सी मार्जिनली सरकार को ये रिलीफ मिला है कि हम इंटरेस्ट अब थोड़ा सा कम पे करेंगे। अच्छा भट्ट साहब, इसमें ये बता दीजिएगा, एक चीज़ क्लियर करिएगा कि आम आवाम समझती है कि सूद और कर्जे अदायगी एक ही चीज़ है। ये सूद और कर्ज़ों की अदायगी ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ये ज़रा वादे कीजिएगा। सूद से, कर्जों की अदायगी से मुराद ये है कि अगर मैंने किसी से 100 रुपए लिए हैं, हाँ जी, और उसको मैंने वापस करने हैं लेट से अगले 10 साल, कर्जे की अदायगी तो हो गई 100 रुपया, तो जो ऊपर सूद पड़ गया वो डिफरेंट चीज़ है ना, वो डिफरेंट चीज़ है। वो आपका अगर लेट से उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट तो वो कैसे बढ़ता है, दिन ब दिन बढ़ता जाता है जो आप मजीद, आप नए कर्जे ले रहे हैं जी, आप रोज नया डेट इशू करते हैं, बॉन्ड इशू करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे अभी हमने चाइना में एक बॉन्ड इशू किया या यूरो बॉन्ड इशू करते हैं जी। अब मुख्तलिफ कर्जे जो हैं वो मुख्तलिफ इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर या शरह सूद के ऊपर इशू हुए हैं, सही है। तो आप नए कर्जे भी लेते जा रहे हैं और वो नए कर्जे मुख्तलिफ रेट्स के ऊपर आप ले रहे हैं, यानी उनके ऊपर शरह सूद जो है वो मुख्तलिफ है। तो ऐसे उसकी एक्यूमुलेशन कर्जे की भी होती रहती है और साथ साथ इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर, डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर लागू होते हैं, जिससे आपकी शरह सूद भी बढ़ती रहती है
यानी कि नॉट शरह सूद है, शरह सूद तो एक वेरिएबल है, लेकिन आपकी जो इंटरेस्ट की पेमेंट्स है ओवरऑल, या जिसको हम डेट सर्विसिंग भी कहते हैं, वो भी साथ साथ। और पाकिस्तान का सबसे मेरा बड़ा मसला सिर्फ कर्जे नहीं है, ये सूद है जो दिन ब दिन इतना बढ़ता जा रहा है, और ये ऐसे लकड़ी को जैसे वो कोई चीज़ खा जाती है ना, ये असल वो चीज़ है। जी बिल्कुल, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में ये बात की जाती है कि देखिए जी अमरीकी मार्केट तो पूरी इंटरेस्ट के ऊपर चल रही है, वो बॉन्ड इशू करते हैं और वो उन्होंने इतने कर्जे लिए हुए हैं, लेकिन बात यह है कि जब वो आपके सवाल का जवाब देते हुए कि जब वो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं तो उनका जो बजटरी या फिस्कल स्पेस इसको हम कहते हैं, उसके फिस्कल स्पेस में वो उन इंटरेस्ट पेमेंट्स को बहुत आसानी से अफोर्ड कर लेते हैं। सही। लेकिन हमारे जैसे गरीब ममालिक जब कर्जा लेते हैं तो मसला उस कर्जे के हुजम का नहीं है, उस इंटरेस्ट पेमेंट का है जो हम पे करते हैं, विच इज़ अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर बजट। सही। तो हमें अपना गला घोट के वो पैसे बार बार पे करने पड़ते हैं, इसलिए इंटरेस्ट पेमेंट या जिसको आप डेट सर्विसिंग कॉस्ट कहते हैं, वो डेट के ओवरऑल साइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजर या ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बन जाता है। ठीक हो गया। बट साहब बहुत शुक्रिया, आप तो शरीफ लाए, आपने वक्त दिया। तो दोस्तों अभी के लिए इतने, चला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।